जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, प्रैक्टिस डिक्टेशन सीरीज का आज 5वां डिक्टेशन है। तो दोस्तों, ये डिक्टेशन अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। डिक्टेशन स्टार्ट। दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ ही ज़्यादातर राज्य अब पाबंदियां भी तेजी से हटा रहे हैं। इस महीने के पहले हफ्ते से ही राज्यों ने अपने यहाँ चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया था ताकि धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य बनाने में मदद मिल सकें। दिल्ली सरकार ने तो प्रमुख बाजारों को खोलने की इजाज़त पहले ही दे दी थी। अब साप्ताहिक बाजार भी फिर से लगने लगेंगे। मॉल और बड़े व्यावसायिक परिसरों में काम शुरू हो सकेगा। इसके अलावा रेस्तरां, बार, उद्यान भी खोल दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना आदि राज्यों ने भी अपने यहाँ सभी शहरों को सख्त पाबंदियों से लगभग मुक्त कर दिया है। तेलंगाना ने तो अपने यहाँ शिक्षण संस्थान भी खोलने का फैसला किया है। हालांकि कई राज्य अभी हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेज आदि खोलने में हिचकिचा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्कूल, कॉलेज खुलते ही विद्यार्थियों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी और फिलहाल यह जोखिम भरा ही है। इसलिए शिक्षण संस्थानों, खेल परिसरों, जिम आदि खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सबसे ज़रूरी तो फिलहाल छोटे बड़े कारोबारों को फिर से रफ्तार देने की ज़रूरत है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में अब महामारी की दूसरी लहर एक तरह से उतार पर है। 88 दिन बाद पहली बार रविवार को सबसे कम 53,000 मामले सामने आए। दिल्ली में तो यह आंकड़ा 100 से भी नीचे आ गया है। इसलिए अब जिंदगी को फिर से पुराने ढर्रे पर लौटाने की कवायद होनी चाहिए, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। लगभग 2 महीने की सख्त पाबंदियों के कारण सिर्फ संक्रमण को फैलने से रोक पाने में कामयाबी भर मिली है। इसलिए अगर अचानक से भीड़ बढ़ने लगेगी तो फिर से संक्रमण फैलने में देर नहीं लगेगी। तीसरी लहर को लेकर महामारी विशेषज्ञों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करना बड़े जोखिम को न्योता देना ही होगा। तीसरी लहर का खतरा सितंबर, अक्टूबर में ही बताया जा रहा है। हालांकि विषाणु के बदलते रूपों को देखते हुए यह भविष्यवाणी कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी लहर कितनी घातक होगी। इसलिए अब सारा जोर बचाव संबंधी उपायों पर ही होना चाहिए। सच तो यह है कि अभी भी लोग हद से ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बिना मास्क के घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी का पालन न करने, उचित तरीके से हाथ न धोने जैसी बातें आम हैं। कर्फ्यू के दौरान भी
आवारागर्दी करते हुए लोग मिले। ऐसे में पुलिस को सख्ती के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुस्साहस की यह प्रवृत्ति खतरनाक है। बाजार में चहल पहल होते ही लोग मान लेते हैं कि अब महामारी खत्म हो गई, पर ऐसा है नहीं, खतरा बरकरार है। इसलिए बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने और अर्थव्यवस्था को संभालने की है। अगर सिर्फ लापरवाही के कारण ही हालात बिगड़ते रहे तो बार बार प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में बाजार नहीं खुलेंगे तो कारोबार कैसे चल पाएंगे, यह सोचने की जरूरत है। बंदी और प्रतिबंधों जैसे कदम से राज्यों को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हो चुका है। ज़्यादातर राज्यों की माली हालत खस्ता होती जा रही है। टीकाकरण की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अगर सतर्कता के साथ कदम नहीं बढ़ाए गए तो आने वाले वक्त में महामारी के खतरे के साथ ही अन्य जोखिम भी फिर से हालत खराब कर सकते हैं। समूचे देश ने पहले दौर में कोरोना विषाणु का कहर झेला था और उसकी त्रासद यादें कायम ही थीं कि दूसरी लहर ने उससे ज़्यादा गहरा दंश दिया। इसकी मुख्य वजह कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करने में बरती गई लापरवाही को माना गया। अफसोस यह कि जिस समय ऐसे आकलन सामने आ रहे थे उसी समय खुद कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना के प्रति सावधानी के नियम कायदों को हल्के में लिया। विषाणु के संक्रमण का क्रम तोड़ने के मकसद से ही पूर्णबंदी जैसी सख्ती बरती गई, लेकिन इस बीच भी धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित नहीं किया जा सका। हाल ही में उत्तराखंड में हरिद्वार के कुंभ के दौरान लाखों लोगों की जुटान के मौके पर तमाम सवाल उठाए गए थे कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे सवालों पर ध्यान देना सरकार ने जरूरी नहीं समझा। बाद में जब कुंभ में आए लोगों की कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू हुई तो कायदे से संक्रमितों की पहचान और उनकी सही रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बचाव के हर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह कोरोना जांच में ही घोटाले की खबरें आईं उसने समूचे देश में इस बात को लेकर चिंता पैदा की है कि अगर कुंभ में संक्रमित हुआ व्यक्ति अनजाने में लौटकर अपने घर गया होगा तो वहां किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। गौरतलब है कि कुंभ मेले में पहुंचे लोगों की RT-PCR और एंटीजन जांच की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ करार किया था जिसने कई लाख लोगों की जांच की, लेकिन इस क्रम में भारी तादाद में वैसे लोगों की कोविड निगेटिव रिपोर्टें जारी कर दी गईं जिनमें किसी की जांच ही नहीं हुई थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तब इस सवाल ने ज़्यादा चिंता पैदा की कि कितनी बड़ी तादाद में संक्रमित लोग हुए होंगे और उसका असर क्या पड़ेगा। इससे त्रासद और क्या हो सकता है कि जो सरकार आम लोगों के लिए पूर्णबंदी जैसी सख्ती इसलिए लागू करती है ताकि संक्रमण का दायरा कम किया जा सके, वह कोरोना जांच के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर बेफिक्र रहती है।
अब मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने समूचे मामले की पड़ताल विशेष जांच दल से कराने की बात की है। हालांकि फिलहाल इससे संबंधित कंपनी से लेकर सरकार में ऊंची पहुंच रखने वाले राजनीतिज्ञों की बहुस्तरीय मिलीभगत के संकेत सामने आ रहे हैं और जांच के बाद ही असली दोषी कटघरे में किए जा सकेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस व्यापक लापरवाही और उससे पैदा जोखिम के लिए आखिरी तौर पर सरकार और उसका तंत्र ही जिम्मेदार है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद उम्मीद की गई थी कि अब शासन प्रशासन के कामकाज और खासतौर पर कोरोना से निपटने के मामले में जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन पहले कुंभ के आयोजन की लापरवाही, फिर वहां संक्रमण की जांच तक में घोटाला यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। समूचे देश में फिलहाल कोरोना विषाणु के संक्रमण से थोड़ी राहत जरूर दिख रही है, लेकिन यह कब किस शक्ल में पहले से ज़्यादा खतरनाक तरीके से उभर जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसकी आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर एक बार फिर कहर बरपा सकती है। इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे जरूरी मानक हैं उसका पालन करने में कोताही ने आज हालत यह कर दी है कि इस महामारी को लेकर सभी हर वक्त एक आशंका से घिरे रहते हैं। स्टॉप।